Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. So students, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करना सीखा था. सो स्टूडेंट्स, होप वो वीडियो आपको समझ भी आया होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा. सो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. एज सच वी ऑल नो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपका एक्टिविटी प्लस थ्योरी दोनों का इक्वल वेटेज है. तो आपको एक्टिविटी और एक्टिविटी 2 दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि दोनों ही आपके एग्जाम्स में आएंगी, आपके असेसमेंट में आएंगी और उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो गाइस, आज की सेशन में हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क आर्किटेक्चर और नेटवर्क सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स which are used worldwide these days. Depending on the geographical area covered by a network, mainly there are 3 types of computer network. पूरे वर्ल्ड में बहुत टाइप के नेटवर्क होते हैं, हमें पता है, बट जोग्राफिकल एरिया के अनुसार कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? 3 टाइप से कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं. सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, लेन. In LAN, 2 or more computers and peripheral devices are connected within a small area such as room, office building or a campus. The number of computers in a LAN varies from 2 to 1000 computers. The data transmission speed is low as compared to WAN. So क्या होता है, जैसे कि 2 और मोर कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस, मतलब कि किसी स्मॉल एरिया में नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? लैन का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमें अपने स्कूल को कनेक्ट करना है तो हम लैन का यूज़ कर लेते हैं. या किसी छोटा सा मेरा ऑफिस है या एक मेरा छोटा कैंपस है, अगर उस तक मुझे अपनी रेंज रखनी है, उस एरिया को मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो मैं किसका यूज़ कर लूँगा? लैन का. द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन लैन. अब कंप्यूटर कितने होते हैं लैन में? आप 2 से 1000 कंप्यूटर्स तक को कनेक्ट कर सकते हैं. किससे? लैन से. ठीक है ना. द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज लो एज कम्पेयर टू वैन. अब जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है लैन में, वो क्या होती है? वैन के कंपैरिजन में कम होती है. तो क्या समझे हम इससे कि आपको अगर 2 और मोर कंप्यूटर्स को कुछ कनेक्ट करना है किसी बिल्डिंग में या ऑफिस में या किसी रूम में, तो आप किसका यूज़ करेंगे? लैन का यूज़ करेंगे. कितने कंप्यूटर तक कनेक्ट कर सकते हैं? 2 to 1000 कंप्यूटर्स तक आप कनेक्ट कर सकते हैं. और जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है उसकी वैन के कंपैरिजन में कम होगी. ठीक है. बात करते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन भी कहते हैं. मैन इज अ लार्जर नेटवर्क देन लैन नेटवर्क. वो हमें पता है मैन जो है वो लैन नेटवर्क से बड़ा होता है. इट इज स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी. अब ये पूरी सिटी में फैला होता है. सिंस इट कवर अ सिटी इट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन. अब इसका नाम मेट्रोपॉलिटन कैसे पड़ा? क्योंकि ये पूरी सिटी में फैला होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? मेट्रोपॉलिटन. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल of man type network is cable television, branches of local bank in a city etc. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपके एरिया में कोई केबल टेलीविज़न नेटवर्क वाला होगा, वो पूरी सिटी में कनेक्शन बांटता होगा, तो आप उसको कह सकते हो. आप वो किसका एग्जांपल हो गया? मैन का हो गया. अब आपकी शहर जैसे जबलपुर में बहुत सारी SBI की ब्रांचेस है, गोगलपुर में अलग है, ठीक है, फिर आपके रानीताल में अलग है ना, फिर आपके दमोनाका में अलग है. इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांचेस है ना. बट वो सभी एक मैन नेटवर्क से जुड़े होंगे, है ना, क्योंकि वो पूरा एक सिटी में एक नेटवर्क बना होगा, तो वो किससे जुड़े होंगे? पूरा जबलपुर एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जुड़ा होगा. ठीक है. तो इस तरीके से जुड़े होंगे. ठीक है. तो हमने क्या समझा? मैन जो है लैन नेटवर्क से बड़ा होता है, ये पूरी सिटी में फैला होता है. ये पूरी सिटी में फैला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन कहते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? केबल टेलीविजन हो सकता है या ब्रांचेस ऑफ लोकल बैंक इन अ सिटी. ओके. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क. दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स कनेक्ट 2 और मोर कंप्यूटर्स लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस. अब इस टाइप के नेटवर्क क्या होते हैं कि फार अवे प्लेसेस में कोई कंप्यूटर होता है, कोई दूर में अगर कोई कंप्यूटर होते 2 या 3, उनको कनेक्ट करने का काम आता है. जैसे कि मैं
जबलपुर में हूँ, मुझे भोपाल में कनेक्टिविटी बनानी है उस नेटवर्क से, या मुझे दिल्ली में भी कनेक्टिविटी बनानी है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करूँगा। दे आर लिंक्ड बाय अ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक अ टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल। अब ये कैसे लिंक्ड होते हैं, है ना, कैसे इस पर कम्युनिकेशन कर सकते हो आप? बाय द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल। तो हम सैटेलाइट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करके इस नेटवर्क को लिंक्ड कर पाते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ WAN टाइप नेटवर्क इज टेलीकॉम सिस्टम। अब इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए? टेलीकॉम सिस्टम। जैसे कि आप जियो नेटवर्क से जुड़े हो या फिर आइडिया नेटवर्क से जुड़े हो, ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। द यूजेज ऑफ WAN इज लिमिटेड टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अब WAN का जो यूज़ है वो लिमिटेड है, या तो बहुत बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो लोग इसका यूज़ करते हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज इसका यूज़ करती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WAN इज दैट इट रिक्वायर अ पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया टू ट्रांसफ़र डेटा। अब इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है WAN का, कि इसको क्या लगता है? पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया लगता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ WAN आर, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, इंटरनेट एंड इंट्रानेट इन अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एक्सेस देता है आपको, मतलब एक पब्लिक नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क होता है जिसे सब यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिसे सब यूज़ कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी देता है। ओके, बट जब इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ये नेटवर्क काम करता है। ओके, तो इस तरीके का होता है। एटीएम फैसिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ WAN। अब जो एटीएम आप यूज़ करते हो वो किससे कनेक्टेड है? WAN से। आप कहीं भी जाते, जैसे कि आपका SBI का अकाउंट जबलपुर पर है, पर आप अगर मुंबई गए हो, पुणे गए हो और आप एटीएम से पैसा निकलवाना चाहते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज वो किससे कनेक्टेड है? WAN से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट, मल्टीनेशनल बैंक कस्टमर सर्विस। अब मल्टीनेशनल बैंक है ना, तो जो बैंक्स है, मल्टीनेशनल मतलब क्या बोल सकते हो? हर नेशन में उनकी बैंक होती है। जैसे कि कुछ बैंक्स होते हैं अलग देशों में भी होते हैं, जैसे एक SBI का बैंक यहाँ है, कहो एक SBI का बैंक अमेरिका में हो, तो वो भी किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं? उनकी कस्टमर सर्विस किस तरीके से मिलती है? इसी के थ्रू मिलती है। किसके थ्रू? WAN के थ्रू मिलती है। ओके, तो इस तरीके से होता है। बात करते हैं हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्लूटूथ लोगो, ये साइड में आपको दिया है। Bluetooth logo. Bluetooth is a wireless technology used to interconnect mobile phone, computer, printer using short range wireless connection. अब Bluetooth क्या है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, आप यूज़ भी करते हो, बहुत ज़्यादा रेंज इसकी नहीं होती, आपको भी पता है, पर ये आपको हेल्प करता है आपके मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट करने में, कंप्यूटर को कनेक्ट करने में, या प्रिंटर को कनेक्ट करने में। शॉर्ट रेंज होती है इसकी, है ना, शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन आप बोल सकते हो एक तरीके से। 10 मीटर 15 मीटर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने आसपास, ठीक है। बात करते हैं हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कन्फाइग्ड एंड व्हाट स्ट्रेटजीज आर बीइंग यूज्ड। सो गाइस, अब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की डिज़ाइन को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कैसे कंप्यूटर नेटवर्क की डिज़ाइन की जाती है और क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, कैसे ये नेटवर्क कनेक्ट होता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। एक तो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। क्या होते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। इट इज़ अ नेटवर्क वेयर सेवरल कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट और वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर कॉल्ड द सर्वर। तो ये कैसा नेटवर्क होता है? इट इज़ अ नेटवर्क, ये नेटवर्क ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, है ना। तो आपके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जैसे कि ये सारे क्या है जो आपसे कनेक्ट है। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, लेट मी टेक अ पेन, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये सब आपके क्या है? क्लाइंट है, ठीक है। और जो मेन कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? सर्वर होता है। तो ये क्या होता है? आपका सर्वर होता है ना। और बाकी ये सारे क्या है? आपके क्लाइंट हैं। क्या है? ये सब आपके क्लाइंट हैं,
ठीक है ना। तो आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ नेटवर्क वेयर सर्वर कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट और वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर। तो ये सारे जो क्लाइंट है ना, जो मेरे सारे क्लाइंट हैं वो किससे, एक सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। समझते हैं आगे। A server is a computer that provides service to clients and control access to hardware, software and resources. अब क्या करता है सर्वर, सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा वो अपनी सर्विस। अब सर्वर का काम क्या है, बॉस क्या करता है, अपने नीचे वाले लोगों को काम देता है ना, इसी तरीके से सर्वर क्या करेगा, नीचे सर्विस प्रोवाइड करेगा क्लाइंट्स को एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड द रिसोर्सेज, और उनको कंट्रोल एक्सेस देता है कि आप कितना हार्डवेयर यूज़ कर सकते हो या कितना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो या कितनी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। सारे राइट्स किसके पास होते हैं, सर्वर के पास होते हैं। सर्वर डिसाइड करता है कि क्लाइंट को कितना हार्डवेयर यूज़ करने देना है या कितने सॉफ्टवेयर यूज़ करने देना है या कितनी रिसोर्सेज उसको यूज़ करने देना है। क्लाइंट आर द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विस लाइक डेटा, रिटेलेबल स्टोरेज एटसेट्रा फ्रॉम द सर्वर। अब क्लाइंट क्या है, वो रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस डेटा की ज़रूरत है या रिटेलेबल की या स्टोरेज की, कुछ की भी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोवाइड करिए ये सर्विस, है ना। तो क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, कभी भी कोई सर्विस एडिशनल उसे चाहिए है तो उसे क्या करनी पड़ेगी, सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क की। Peer-to-peer is a network where a few computers having equal capacity and capabilities are connected together to use the resources available on the network. अब क्या होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, है ना, कुछ फ्यू कंप्यूटर्स होते हैं जिनको इक्वल कैपेसिटी दी जाती है, मतलब बराबरी का हक दिया जाता है और बराबर कैपेबिलिटीज़ दी जाती है और उनको एक साथ कनेक्ट किया जाता है कि वो बराबरी से काम कर सकें और उसकी रिसोर्सेज का बराबरी के साथ यूज़ कर सके, उसके हार्डवेयर को अच्छे से यूज़ कर सके, इक्वली यूज़ कर सके या उसके सॉफ्टवेयर को इक्वली यूज़ कर सके। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज़ नो सेंट्रल सर्वर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर आपको एक सर्वर मिलता था, ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है ना। ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। अब यहाँ पे कंप्यूटर आपस में ही सर्वर की तरह भी एक्ट करेंगे और क्लाइंट की तरह भी एक्ट करेंगे, मतलब दोनों ही सर्विस कौन परफॉर्म करेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क में कंप्यूटर वो सर्वर भी बन जाएगा, कभी कभी वो क्लाइंट भी बन जाएगा, है ना, जैसी सिस्टम की ज़रूरत होगी। बात करते हैं नो द फैक्ट की। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो आप वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई यूज़ तो बहुत करते हैं बट फुल फॉर्म पता ही नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। इट रिप्रेजेंट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को। इट वॉज डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस लाइक लैपटॉप बट इज़ नाउ यूज फॉर मोर सर्विसेज लाइक इंटरनेट। अब ये मोबाइल या लैपटॉप में यूज़ करने के लिए बना था पर अब इसका यूज़ इंटरनेट पे भी हो रहा है। चलिए बात करते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज डेटा सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है क्या, नेटवर्क या डेटा की सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी हमेशा सबके लिए मेन कंसर्न होती है। सिंस मैनी यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डेटा सो यू मस्ट इंश्योर इट्स प्रॉपर सिक्योरिटी। अब उसी डेटा को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है। ओनली अथोराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा। अब अगर अथोराइज्ड यूज़र होगा, है ना, अगर कोई अथोराइज्ड पर्सन होगा तो वो ही उस डेटा को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए या मॉडिफाई कर पाए। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट दैट में हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार और समझते हैं, समराइज कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्क इज डेटा सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, डेटा सिक्योरिटी होता है। बहुत सारे लोग सेम डेटा को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। कुछ अथोराइज्ड यूज़र होना चाहिए, वो ही उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ या फिर मॉडिफाई कर पाएँ, सभी लोग ना कर पाएँ, है ना। तो इससे हमारी क्या होगा, डेटा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि होते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम फेस होती है, उनको देख लेते हैं।
सम एम्प्लॉयज में ट्राई टू चेंज द डेटा कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड, सैलरीज, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सेट्रा। अब अगर डेटा सिक्योरिटी नहीं होगी, जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर वहाँ पे अगर डेटा सिक्योरिटी नहीं होगी, जो डेटा बॉस यूज़ कर रहा है वो एम्प्लॉय भी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय जैसे छुट्टी लिया है ना, तो वो उस दिन भी अटेंडेंस लगा देगा। क्यों? डेटा सिक्योरिटी नहीं है, हैक कर लेगा, डेटा में एंट्री कर देगा वो, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी ही नहीं है, मतलब उसको भी राइट इक्वल मिल गए, तो वो क्या करेगा, खुद इनपुट डाल देगा, है ना। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसकी परफॉर्मेंस कम है तो वो क्या कर देगा, एंट्री करके परफॉर्मेंस अच्छी कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से सैलरी मिल गई है फिर भी वो एंट्री कर देगा, नहीं मुझे सैलरी नहीं मिली है, तो उस तरीके से डेटा शो कर देगा। तो अगर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा, गलत यूज़ कर सकते हैं लोग, है ना। एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, अब एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेटा आप खो भी सकते हैं कुछ एक्सीडेंट के थ्रू, ठीक है ना। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म कंपनीज डेटा, अब जैसे कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी को काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़ देते हैं या दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो वो हो सकता है अगर नेटवर्क सिक्योर ना हो, उनके जाने के बाद अगर उनके राइट्स नहीं लिए गए, नेटवर्क अगर सिक्योर नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, कंपनी डेटा को हार्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। पीपल आउटसाइड द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा, अब अगर कोई कंपनी के बाहर का आदमी है, जैसे कि कोई कंपनी है और दूसरी कंपनी के बाहर का आदमी हो सकता है उस कॉन्फिडेंशियल डेटा को गलत तरीके से यूज़ करे, है ना, और उस डेटा को निकालने की कोशिश करे, एक्सेस करने की कोशिश करे, है ना। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, लीव रिकॉर्ड, सैलरी या परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ कर सकते हैं, डेटा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, एक्सीडेंटली आपका डेटा डिलीट हो जाए। तीसरा, कुछ पुराने एम्प्लॉय आपके डेटा को हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। या चौथा, कोई बाहरी कंपनी का आदमी आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करने की कोशिश करे या आपके डेटा को देखे, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके का लीकेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। अब नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना, अपनी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, किनसे, अनऑथराइज्ड पर्सन से, जिन्हें राइट्स नहीं है, जो कि अनऑथराइज्ड हैं, जिनका उन काम से कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ओके ना। देयर आर टू जनरल लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब दो प्रकार की नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। फर्स्ट, लॉगिन सिक्योरिटी, यू आर गिवन अ यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। तो आपको एक यूनिक लॉगिन नेम दिया होता है या पासवर्ड, जैसे कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं तो आपकी अपनी ईमेल आईडी होती है और आप अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं। अगर कोई और आपका एफबी अकाउंट यूज़ करेगा तो हो सकता है आपके एफबी अकाउंट को गलत तरीके से यूज़ कर ले, है ना, कुछ का कुछ डाल दे या कुछ गड़बड़ कर दे, है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अगर कोई आपकी एफबी अकाउंट को गलत तरीके से यूज़ करे। तो इसलिए उसमें क्या दी जाती है, लॉगिन सिक्योरिटी, कि आप अपना पासवर्ड डालें, अपना लॉगिन नेम डालें, ठीक है ना। देन इज राइट सिक्योरिटी, बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम यू आर गिवन राइट लाइक रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस और नो एक्सेस एट ऑल। अब आपके यूजर नेम के अनुसार कंपनी क्या कर सकती है, डिफरेंट वर्क देती है सबको, है ना। तो बेस्ड ऑन योर यूज़र नेम, आपके यूज़र नेम के अनुसार आपको राइट्स दिए जाते हैं। या तो आपके पास रीड ओनली एक्सेस, मतलब आप सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ डाल नहीं सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते या कुछ लिख नहीं सकते, है ना। और रीड राइट एक्सेस, कुछ लोगों को रीड करने का भी, पढ़ने का भी एक्सेस होता है और लिखने का भी एक्सेस दिया जाता है कि आप वहाँ पे डेटा एंटर भी कर सकते हो, कुछ लिख भी सकते हो, कुछ पोस्ट भी डाल सकते हो, है ना, और पढ़ भी सकते हो। और कुछ लोगों को दिया जाता है नो एक्सेस एट ऑल, या कुछ लोगों को कोई एक्सेस नहीं देते, ना आप रीड कर सकते हो ना राइट कर सकते हो। जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं आपके, अगर एफबी यूज़ करते हो, कुछ ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ पेजेस होते हैं, उस पेज में आप पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिर्फ रीड का एक्सेस होता है, राइट का एक्सेस नहीं होता कि आप अपने पोस्ट को पोस्ट करें। उसके लिए आप क्या करते हो, एडमिन जो होता है उस पेज का, उससे आप रिक्वेस्ट करते हो कि आप मुझे पोस्ट करने की अनुमति दें। तो अगर वो अनुमति देता है तो आपका डेटा पोस्ट होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को रीड ओनली एक्सेस होता है, कुछ लोगों को रीड राइट एक्सेस दोनों होता है। जैसे आपके एफबी अकाउंट के आप मालिक हो तो आप रीड भी कर सकते हो और पोस्ट भी कर सकते हो, तो राइट का भी एक्सेस होता है और रीड का भी, ठीक है। और नो एक्सेस एट ऑल, दूसरे यूजर्स को आपके एफबी अकाउंट में कोई एक्सेस नहीं, क्योंकि आपका पासवर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं उनके पास, है ना, तो कुछ भी नहीं होता। A combination of right can also be granted to the same user for different sets of data. अब
आप कॉम्बिनेशन भी इसका यूज़ हो सकता है, मतलब किसी किसी को रीड ओनली एक्सेस, नो एक्सेस एट ऑल, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग है कैसा डेटा है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसके अनुसार काम होता है। मतलब डिपेंड करता है राइट्स पर, क्या मतलब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के राइट है, क्या परमिशन देते हैं। जैसे कि आपके स्कूल वाले आपको अभी जैसे क्लासरूम ऐप यूज़ करवा रहे हैं, तो आपको भी कुछ लिमिटेड एक्सेस है, टीचर के एक्सेस अलग है, आपके स्टूडेंट के एक्सेस अलग है, तो वो परमिशंस डिपेंड करती है कि आपको कितनी मिलती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको एक कनेक्टिविटी का डायग्राम दिखाया है, कैसे इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट होता है। इंटरनेट के बाद क्या कनेक्ट होता है, डीएसएल मोडेम। मोडेम का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम होता है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएसएल मोडेम होता है, फिर वो किससे कनेक्ट होता है, राउटर या गेटवे या फायरवॉल से, जो आपके कंप्यूटर को डीएसएल मोडेम से यहाँ कंप्यूटर पे कनेक्ट करता है, डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, या स्टॉप करने में, किसी चीज़ में आपको स्टॉपेज लगाना है उसमें हेल्प करता है, गेटवे प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो राउटर और गेटवे आता है, उसके बाद फिर हब होता है। हब किस लिए होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो मुझे ये क्या यूज़ करना पड़ेगा, हब। मल्टी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हब। फिर उसके बाद ये होता है कंप्यूटर। तो आपको समझना है डायग्राम, इनके बारे में आप डिटेल में स्टडीज़ करेंगे आगे चलकर अगली क्लासेस में। आपको सिर्फ अभी बेसिकली इतना जान लेना है कि इंटरनेट किससे कनेक्ट होगा, डीएसएल मोडेम से, फिर वो किससे कनेक्ट होगा, गेटवे फायरवॉल से या राउटर से, फिर हब, और हब से क्या कनेक्ट होगा, कंप्यूटर कनेक्ट होगा। सो गाइस, इस तरीके से आज हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको अब एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बीच में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो भी असेसमेंट में पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ओके, तो आपको अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है अपनी नोटबुक में और अच्छे से स्टडीज़ करनी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।